बात यूएनएससी रिफॉर्म्स की हो या यूनाइटेड नेशंस और उसके बाकी अन्य ऑर्गेनाइजेशंस की हो, यूपीएससी के लिए बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक बनता है यूएन के बारे पूछना, यूएनएससी के बारे पूछना। दोस्तों, यूएनएससी से रिलेटेड और यूएन से संबंधित क्वेश्चंस हम प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में ही देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सबका मैं इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के फ्यू मिनट्स वीडियो में हम बात करेंगे भारत का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 सालों में यूएनएससी में। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत को 2 साल के लिए जनवरी 1 2021 से लेकर दिसंबर 31 2022 तक नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली थी एट यूएनएससी। यूएनएससी में जैसे कि हम जानते ही हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। वो कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। और उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी साथ में रहते हैं। तो भारत को सौभाग्य मिला है कि 8वीं बारी हम बने हैं नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। और यह सौभाग्य हमको मिला था जनवरी 2021 में, जब भारत को 184 वोट्स मिले फ्रॉम द 193 मेंबर जनरल असेंबली, और इसके चलते हमको 55 वोट मिले थे फ्रॉम द एशिया पैसिफिक ग्रुप एज वेल। तो दोस्तों, यहां पे बात आती है हमारे क्रेडेंशियल्स के बारे, हमारे बढ़ते हुए क्रेडेंशियल्स के बारे। अब हम रूल शेपर हैं, अब हम रूल टेकर नहीं है, बट हम रूल शेपर हैं, रूल मेकर हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट है भारत के दर्जे का, भारत की छवि का, जो कि बढ़ रहा है। भले ही अभी दुनिया में जंग है, भली दुनिया में लड़ाई है, भली दुनिया अभी 2 कैंप्स में बटी हुई है, भले चाइना अमेरिका, रशिया चाइना, रशिया अमेरिका की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, भली इस वक्त रेलेवेंस के बारे बात करी जा रही है कि क्या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंस है कि नहीं है, भले ये बात करी जा रही है कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड एरा में मल्टीलेटरलिज्म डिमिनिश करेगा, लेकिन वहां पे भारत किस बात के लिए बात कर रहा है? भारत इन फोरम्स पे, इन तमाम फोरम्स पे बात कर रहा है रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म के लिए, डायलॉग के लिए, सम्मान के लिए। तो यहां पे बात आती है री इन्विगरेटिंग मल्टीलेटरलिज्म। अभी कुछ दिन पहले आपने काफी वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पे, काफी वीडियोस वायरल भी हुए थे। एस जयशंकर की हम स्पीच की बात करें, जो 77th यूएनजीए सेशन पे वो गए थे, वहां पे रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म की उन्होंने बात करी थी। उनका यह मानना है कि भाई, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे कोविड की महामारी हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की लड़ाई हो, इन सभी मुद्दों के लिए जरूरत है बहुत सारे देशों का इकट्ठे कोऑपरेट करना, अपने आपसी झगड़े से, अपने आपसी डिफरेंसेस से ऊपर उठना। तो बात करी गई है रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म की, कि मल्टीलेटरलिज्म बुरी बात नहीं है। नाउ इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, तो 2021 से 22 के बीच में इंडिया को यह सौभाग्य मिला नॉन परमानेंट मेंबर बनने का एट द यूएनएससी। हालांकि बहुत सालों से हम अपने क्रेडेंशियल्स को क्लेम भी करते हैं कि हम लेजिटिमेट हकदार भी हैं कि हमको परमानेंट सीट भी मिले यूएनएससी में। लेकिन इससे पहले अगर हम 7 बार और बात करें तो 1950-51 में पहली बारी, 67-68 में दूसरी बार, 72-73 में तीसरी बार, 77-78 में चौथी बार, 84-85 में पांचवी, 91-92 में छठी बार और 2011-12 में 7वीं बार। और जब भी हमको नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है यूएनएससी में, कुछ ना कुछ वाक्य जरूर हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1950-51 की बात करें तो कोरियन वॉर की हम बात करें, कोरियन पेनिनसुला, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो लड़ाई थी विद इन द कोरियन पेनिनसुला। 1967 की बात करें जो अरब इजराइल की लड़ाई थी। फिर अगर हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंटली 1972-73 में, तब अगेन अरब और इजराइल की लड़ाई थी। अगर हम बात करें क्लोजली टुवर्ड्स 1977-78, तो 79 में जैसे कि आप जानते हैं ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, सोवियट्स ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में। देन 84-85 में पोस्ट कोल्ड वॉर, विद इन द कोल्ड वॉर एरा की हम बात करें, 91-92 वाज वन सच टाइम जबकि वो ट्रांजिशन हम देख रहे थे, यानी कि जो सोवियत रिपब्लिक जो कि अब इंडिपेंडेंस ले रहे थे फ्रॉम द सोवियत यूनियन। तो कुछ ना कुछ चलता ही आ रहा था। 2011-12 में लिबिया की लड़ाई की हम बात करें। तो अब दोस्तों, यहां पे आपके सामने एक टेबल भी है, इस टेबल को आप पढ़ भी सकते हैं जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे ओवरव्यू है, जब हम नॉन परमानेंट मेंबर रहे तो क्या क्या रेजोल्यूशंस अडॉप्टेड करी गई हैं, एक आमद के साथ और कंसेंसस के साथ कितनी हमने रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करा है, कहाँ पे हमने एब्सटेन करा है, कहाँ पे हमने एफर्मेटिवली उस पर हामी भरी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बात करें रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म की, तो यहाँ पे ये एजेंडा था। अब इस टर्म के लिए, ये 2 साल के टर्म के लिए यहाँ पे एजेंडा था कि कैसे हम मल्टीलेटरल सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बार बात करी गई है यूएन को रिफॉर्म करने की, यूएनएससी रिफॉर्म्स की। कहा जाता है कि इतने बड़े हंगामे के बाद भी, यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे महामारी हो, तो यूएन कहाँ पे था, ग्लोबल गवर्नेंस कहाँ पे थी?
वेयर इज यूएन? इज यूएन टूथलेस? इज यूएनएससी टूथलेस? क्या फायदा? अभी भी 5 देश है जिनके पास वीटो पावर है, और क्या वो अपनी वीटो पावर को यूज करके कंस्ट्रक्टिव एजेंडास को ब्लॉक कर रहे हैं? तो यहां पे जरूरी है समझना प्रधानमंत्री मोदी जी की 5S अप्रोच के बारे। जब आपसे पूछा जाए रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म के बारे, तो आपने वहां पे ये 5S अप्रोच जरूर मेंशन करना है। क्या है वो 5S अप्रोच? सम्मान यानी कि इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। हम किसी और देश की सॉवरेनिटी में, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में दखलंदाजी नहीं करेंगे, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे। ये बातें तो हम नेहरू जी के टाइम से सुनते आ रहे हैं। पंचशील की भी अगर हम बात करें, और उसके बाद हम बात करें संवाद की यानी कि बातचीत करना, डायलॉग की भी हम बहुत भरोसा करते हैं। सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। शांति यानी कि पीस, तो हम लैंड ऑफ गांधी, लैंड ऑफ अशोका, लैंड ऑफ बुद्धा, तो हम शांति में बिलीव करते हैं, अमन शांति में हम जरूर बिलीव करते हैं। और समृद्धि यानी कि प्रोस्पेरिटी। तो ये 5S अप्रोच हमारे रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म एजेंडा को और एडवांस करते हैं। तो ये आपको याद रहे 5S अप्रोच। क्या ऐसी 5 प्रायोरिटीज हैं भारत के लिए? तो भारत को नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली, तो ये मौका मिला, तो ये 5 प्रायोरिटीज हम बार बार रीटरेट करते रहे हैं। तो पहली तो बात हो कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्लूसिव हो, और जो हल निकालने हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ाई हो, चाहे वो पैंडेमिक के अगेंस्ट लड़ाई हो, या चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, तो जो सोल्यूशंस हैं वो भी इंक्लूसिव होने चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड मेजर्स की यहाँ पे बात करी गई है, खास करके अगर हमने आतंकवाद को काउंटर करना है, ठीक है। और रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म ये आज के जमाने की भलाई की बात है, ये कंटेम्प्रेरी रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद बात करी गई है कि कैसे यूएन पीस कीपिंग मिशंस को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, भारत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सोल्जर्स कंट्रीब्यूट करता है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। और एक बात आती है टेक्नोलॉजी, लेकिन एक ह्यूमन टच के साथ। तो जहां पे टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर भी है, टेक्नोलॉजी का फायदा पिछले 2-2.5 साल में पैंडेमिक के चलते बहुत लोगों ने उठाया भी है, वहां पे टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा डिसरप्टर भी है। तो टेक्नोलॉजी विद अ ह्यूमन टच। तो कोई ऐसी कमिटीज के बारे अगर आपसे पूछा जाए, तो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो कि इंडिया ने चेयर करी थी इस 2 साल के कार्यकाल में? तो जनवरी 2021 में इंडिया वाज इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ तालिबान सैंक्शंस कमेटी, और उसके अलावा लिबिया सैंक्शंस कमेटी को भी इंडिया ने चेयर किया था। उसके अलावा वाइस चेयरमैनशिप इंडिया के पास थी काउंटर टेररिज्म कमेटी की, ठीक है। जनवरी 2022 में इंडिया ने अज्यूम करी चेयरमैनशिप ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो पहले वाइस चेयरमैनशिप थी, अब चेयरमैनशिप होगी। 2021 में वाइस चेयर, 2022 में चेयरमैन। तो ये कमेटीज के कुछ नाम है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको याद रहे। अगस्त 2021 में जो प्रेसिडेंसी भारत को मिली, तो भारत को 10वीं बार यह सौभाग्य मिला कि हमको प्रेसिडेंसी मिली यूएनएससी में इन अगस्त 2021। और यहां पे 3 अहम मुद्दों के ऊपर बात करी गई। एक तो बात करी गई थी, ओपन डिबेट्स करी गई थी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, फिर यूएन पीस कीपिंग मिशंस को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, और एक मुद्दा था आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के अगेंस्ट कैसे काउंटर कर सकते हैं। अब यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी को सौभाग्य मिला कि वो पहले प्रधानमंत्री बने कि उन्होंने यूएनएससी मीटिंग को प्रेसाइड करा, और पहली बारी भारत ने एक एजेंडा डिस्कस करा यूएनएससी मीटिंग में। वो एजेंडा था मैरीटाइम सिक्योरिटी का, फर्स्ट स्टैंड अलोन डिस्कशन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द यूएनएससी। तो हमारा फ्रेमवर्क क्या है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके? अक्सर जब भी हम क्वाड की बात करते हैं, तो चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, वी स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वी अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रिस्पेक्टिंग मैरीटाइम ट्रेड, प्रोटेक्टिंग मैरीटाइम ट्रेड। तो यहां पे क्या क्या ऐसी रुकावटें हैं, क्या क्या ऐसी अड़चने हैं जो मैरीटाइम ट्रेड में आती हैं, चाहे वो पैरिसी रिलेटेड हो, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स रिलेटेड हो, ठीक है, वो कैसे रिजॉल्व की जा सकती हैं, और कैसे जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं देशों के बीच में, आइलैंड्स के बीच में, आइलैंड टेरिटरीज के बीच में, कैसे उसको इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत रिजॉल्व किया जा सकता है। और जहां पे वातावरण की बात आती है, मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, मैरीटाइम इकोसिस्टम की, मरीन रिसोर्सेज की बात आती है, कैसे उसको भी रिस्पॉन्सिबली हम कंजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था बाय द वे मेंस 2022 में, वैसे इसका एनालिसिस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया था GS3 में, क्वेश्चन था कि व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, और डिस्कस करिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल और प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू इंप्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी। यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए, तो आप यहां पे ये पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एक यूएनएससी सेशन को प्रेसाइड किया और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर वहां पे चिंता प्रकट करके कुछ बातें सामने रखी। तो आप वहां पे ये चीजें कोट कर सकते हैं। उसके बाद जहां तक हमारा फ्रेमवर्क है फॉर पीस कीपिंग, देखिए यहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय करता है यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए, खास करके अफ्रीका में जहां पे बहुत कन्फ्लिक्ट्स होते हैं।
सिविल वॉर्स होते हैं। तो कैसे हमारे जवानों को बेहतरीन हथियार मिल सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, और कैसे इंटेलिजेंस को ज़्यादा मोबिलाइज किया जा सकता है, कैसे सॉलिड इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस पहले इकट्ठी की जा सकती है। अगर पता है कि कोई एरिया है जो वॉर टॉन एरिया है, जो कन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे कैसे जो रिस्पॉन्स है वो और जल्दी से मोबिलाइज किया जा सकता है। और अगेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की यहाँ पे बात करी गई है, खास करके हथियारों में, बट अगेन विद ह्यूमन टच। और इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है, खास करके उन जवानों की, पीस कीपर्स की, जिनको डिप्लॉय किया जाता है। तो यहां पे बात आती है रेजोल्यूशन 2593 के बारे। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी के चलते यूएनएससी ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन 2593। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रीलिम्स में कि रेजोल्यूशन 2593 किससे पर्टिनेंट है, किससे रिलेट कर सकते हैं, तो यहां पे अफगानिस्तान से आप रिलेट कर सकते हैं। तो यूएनएससी रेजोल्यूशन ने बात करी थी कि अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है वो यूज नहीं करी जाएगी किसी भी किस्म का आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए। टेररिज्म है, कोई गुड या बैड टेररिज्म नहीं होता। साउथ एशिया हॉट बेड टेररिज्म, तो अफगानिस्तान में वायलेंस है, टेररिज्म है, दैट हैज ह्यूज इंपैक्ट्स, वेदर सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो। तो अफगानिस्तान की सरजमीन को नहीं यूज किया जाएगा कि वहां पे उसकी सरजमीन में वहां पे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे पनाह मिले, या वहां पे टेररिस्ट को ट्रेन किया जाए, या टेररिस्ट एक्ट्स को फाइनेंस किया जाए। इस तरह का काम वहां पे नहीं किया जाएगा। और भारत ने अगेन इस बात के लिए स्टैंड लिया, रिटरेट किया कि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा सोल्यूशन होना चाहिए। अफगानिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान की सोसाइटी क्या चाहते हैं, क्या वो तालिबान को चाहते हैं कि या वो सिविलियन पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को चाहते हैं। तो ये फैसला अफगानिस्तान करे, अफगानिस्तान के लोग करें। जहां तक वोटिंग रिस्पांस की बात आती है, तो हमारा वोटिंग रिस्पांस काफी अच्छा रहा था। तो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक यूएनएससी ने 88 रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया था, जिसमें से 81 रेजोल्यूशंस को इंडिया ने सपोर्ट किया था और 7 को एब्सटेन किया था। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इंडिया का यह कहना था दैट देखो क्लाइमेट चेंज की जहां पे बात आती है तो यूएनएससी भी क्लाइमेट चेंज की बात क्यों करनी, उसके लिए तो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज बना हुआ है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है हर साल, जैसे इस साल COP27 शर्म शेख इजिप्ट में है। तो वाई टू यूटिलाइज यूएनएससी फॉर क्लाइमेट चेंज। तो हमने क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस की जहां पे बात आती है तो हमने बोला कि नहीं, ये यूएनएससी में नहीं बात करेंगे इसको लेके, क्योंकि नेवर नो, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये अपनी वीटो पावर को यूज करके कंस्ट्रक्टिव काम obstruct करें as far as the fight against climate change and climate justice is concerned. So why should we talk about that at UNSC? और जहां तक यूक्रेन क्राइसिस की बात है, वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत क्रिटिसिज्म रहा कि भारत ने क्यों नहीं वोट करा रशिया के विरुद्ध। क्या भारत चाह रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो? क्या भारत यूक्रेन के अगेंस्ट है? तो हमने एक बात बोली, बार बार एस जयशंकर ने बोला था देखो हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और हम जरूर चाहते हैं कि बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेटिक वे के जरिए ये क्राइसिस जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सके। और हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, ना रशिया में ज्यादा अग्रेशन हो, ना यूक्रेन में ज्यादा अग्रेशन हो। तो वी हैव कॉल्ड फॉर रिस्ट्रेंट ऑन ऑल साइड्स। अब 24 फरवरी से, अब देखिए इसको, अब 8वां महीना शुरू हो चुका है, अब अक्टूबर चल रहा है, तो पिछले फरवरी से लेके आज तक 15 मीटिंग्स इस इशू के ऊपर हो चुकी हैं, रशिया यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर। लेकिन हमने हमेशा अपने एक डिप्लोमेटिक और न्यूट्रल स्टैंड रखा है। इनिशियल डेज जो लड़ाई के थे हमारे लिए थोड़े चिंतित थे, बिकॉज हमारा मेन कंसर्न क्या था कि जो 20,000 बच्चे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स वहां पे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, कैसे उनको इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो अंडर ऑपरेशन गंगा हमने उन बच्चों को इवैक्यूएट भी किया था। तो पहली बार हमने अब्सटेन कब करा? पहली बार देखिए यूएनएससी ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टेबल करा था, विच वाज टेबल्ड बाय अल्बानिया एंड अमेरिका, और वहां पे डिमांड करा गया था इमीडिएट और अनकंडीशनल विड्रॉल ऑफ द रशियन फोर्सेस फ्रॉम यूक्रेन। तो हमने अब्सटेन करा, हमारे साथ साथ चाइना ने और एमिरेट्स ने भी अब्सटेन करा था। हमने क्या बोला? हमने बोला था देखो पाथ ऑफ डिप्लोमेसी फॉलो करो, जितने भी एफर्ट्स कर सके बातचीत के जरिए, जितना जल्द हो सके लड़ाई खत्म हो, डी एस्केलेशन हो, वो तो हम चाहते हैं, लेकिन हम यहां पे रशिया के अगेंस्ट नहीं वोट करेंगे। रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, पुराना मित्र है, और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशंस पे रशिया ने भी इंडिया को फेवर करा है। तो हम अपनी फ्रेंडशिप रशिया के साथ मेंटेन करेंगे, एट द सेम टाइम हम पाथ ऑफ डिप्लोमेसी सजेस्ट करेंगे सब लोगों को। और दूसरी और तीसरी बारी तो इंडिया ने अब्सटेन करा था जब रेफर करा गया था यूक्रेन क्राइसिस, जब यूएनएससी रेजोल्यूशन हैड रेफर्ड द यूक्रेन क्राइसिस टू द जनरल असेंबली, तब इंडिया ने अब्सटेन किया था। और तीसरी बार इंडिया ने अब्सटेन किया था जब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रशिया ने मूव किया था कि भाई जो सिविलियंस है यूक्रेन में वो खतरे में है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो हमने यहां पर भी अब्सटेन किया था।
पहली बारी हमने रशिया के अगेंस्ट वोट करा। कब वोट करा? अगस्त 24 की बात है। 24 अगस्त को क्या हुआ था? 31st इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी थी यूक्रेन की। तो वहां पे बात करेगी जो 15 मेंबर यूएन बॉडी है, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी इनवाइट करा जाए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बन सके। वहां पे तब रशिया के जो राजदूत थे यूएन पे, उन्होंने बोला कि नहीं, इस फैसले को मैं नहीं मानूंगा, मैं इस इन्विटेशन के अगेंस्ट वोट करूंगा। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों? उनको बोलो कि वो सामने आए, फिजिकली आमने सामने बैठ के बातचीत करें, कि अब तो कोविड भी नहीं रहा। लेकिन इस प्रपोजल को तो यानी कि जो प्रपोजल था 13:1 के फेवर में गया था। चाइना यानी कि जो 15th मेंबर है, चाइना ने एब्सटेन किया था। 1 यानी कि रशिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया था और बाकी सब ने इसके फेवर में वोट किया था कि हाँ कोई बात नहीं, अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जुड़ते हैं हमारे साथ, इसमें बुरी बात ही क्या है, इसमें कोई हर्जी क्या है। लेकिन जरूरी बात यह समझनी कि हमने रशिया के फैसले के अगेंस्ट वोट किया। तो यहां पे थोड़ा सा एक वैलिडेशन के तौर पे हम समझ लें, बिकॉज अगेन ये चीजें हमको पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स में, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल वोट के बारे। देखिए, अकेला वोटिंग करना यह तय नहीं करता कि कौन सा मामला प्रोसीजरल है या नॉन प्रोसीजरल है। अब ज़ेलेंस्की को बुलाना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड करना, ये एक प्रोसीजरल मैटर था। प्रोसीजरल मैटर पे आप अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो वीटो इन्वॉल्व इन प्रोसीजरल मैटर्स। तो भले यहां पे रशिया ने अपना वीटो का पावर इस्तेमाल करके बोला था, देखो मैं इस फैसले के अगेंस्ट हूं, मैं चाहता हूं कि रशिया का जो मैं चाहता हूं कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो फिजिकली यहां पे आके मिले। लेकिन क्योंकि ये प्रोसीजरल मैटर था, इस करके रशिया ने बेशक वोट किया अगेंस्ट दिस थिंग, तो इसको नॉन प्रोसीजरल मैटर नहीं इंक्लूड करा गया। ठीक है, यानी कि ये बात हम समझें कि जो मैटर अडॉप्ट नहीं करे जाते हैं, यदि एक भी मेंबर अगेंस्ट द डिसीजन वोट कर दे, उसको नॉन प्रोसीजरल कहते हैं। लेकिन जो मैटर अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, चाहे बेशक किसी एक कंट्री ने अपनी वीटो पावर का यूज, क्योंकि 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं तो वीटो पावर तो 5 ही देशों के बीच में होगा, तो यदि 5 में से कोई एक अपना वीटो पावर यूज करता है लेकिन तभी भी उस मैटर को अडॉप्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल वोट। ये बात आपको याद रहे। तो अब हम रूल शेपर बन चुके हैं, अब हम रूल टेकर नहीं रहे हैं। हमारा जो औहदा है, हमारी जो पोजीशन है, ग्लोबल पोजीशन की हम बात करें, ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, बहुत बढ़ गई है। और हमने हमेशा ही बहुत एक्टिव रोल प्ले करा है। महामारी के टाइम पे भी हमने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था। हम हमेशा अमन शांति के लिए हमने स्टैंड लिया है। तो हम रूल टेकर नहीं रहे हैं। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी and obviously we are well on our way to become, probably will become the 2nd largest economy as well. We are well on our way to become the developed economy as well by 2047. ठीक है, तो हम रूल टेकर नहीं रहे हैं, रादर वी हैव बिकम अ रूल शेपर, कंसेंसस मोबिलाइजर बन चुके हैं। तो देखिए, नफरत करने वाले तो इंडिया को नफरत करेंगे, क्रिटिक्स तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, है ना, लोगों का काम होता है कहना। अब लोग क्रिटिक्स जो है इंडिया को कहेंगे कि इंडिया हर एक मैटर पे एब्सटेन करता है। वेस्टर्न मीडिया का ये कहना होता है कि भी हमेशा रशिया को फेवर करता है, ये है वो है। लेकिन हम अगर टेक्निकली समझें, वोटिंग पैटर्न को समझें, 1950-51 से जब पहली बारी हमको नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली थी यूएनएससी में, और आज तक हमने 90% से ज्यादा जो रेजोल्यूशंस हैं जो यूएन पे पास करे गए, उसको सपोर्ट करा है एक आमद के साथ। ठीक है, हमने बहुमत बनाया है, कंसेंसस करा है हमने यहाँ पे। तो इस करके ये कहना कि हम सारे ही मुद्दों को एब्सटेन करते हैं, दैट हम क्रिटिसाइज करते हैं, ये बात सही नहीं है। जरा सोचिए, जरा इस बात को सोचिए, 8 बारी नॉन परमानेंट मेंबरशिप हमको मिली है, यानी कि लगभग 16 साल का हमारा एक्सपीरियंस है यूएनएससी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्या ये अपने आप में नहीं बताता, क्या यहाँ पे लेजिटिमेसी हमको नहीं मिलनी चाहिए कि हमको भी क्लेम मिलना चाहिए फॉर अ परमानेंट मेंबरशिप एट द यूएनएससी? जरा सोचिए इस बात को लेकर, आपके क्या विचार हैं? अगर आपको ठीक लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, जाने से पहले एक PYQ, ये अभी इसी साल प्रीलिम्स में आया था। तो विद रेफरेंस टू द UNGA कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो UNGA कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, intergovernmental organizations can seek observer status in the UNGA. तीसरा, permanent observers in the General Assembly can maintain the UN missions at the UN headquarters. तो क्या स्टेटमेंट आपको करेक्ट है वो आपने बताना है, आप कमेंट सेक्शन में इसका जरूर कमेंट करना। बाकी दोस्तों, जाने से पहले क्विक एडवर्टाइजमेंट जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, वो है हमारा सोशियोलॉजी का मेंटरशिप कोर्स। तो दोस्तों, यदि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ अगले साल अपना एग्जाम लिखेंगे, तो दोस्तों आप हमारा मेंटरशिप कोर्स अवेल कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है यहाँ पे। अभी ये इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी अवेलेबल है और इसकी जो प्राइस है वो 18,899 है। वैसे इसकी प्राइस 27,999 थी, लेकिन अभी अर्ली बर्ड एक कोड है, इसको इस्तेमाल करेंगे आपको 33% ऑफ मिलेगा। इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए, इस कोर्स के बारे और जानकारी लेने के लिए आपने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल करना है और आपको पूरी असिस्टेंस मिलेगी।
सो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द एक और फ्यू मिनट्स के एपिसोड में, एक और वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।